देखो दोस्तों, इस बार भी सेम ही कमेंट टारगेट है, एक 120 कमेंट्स का। जल्दी से पूरा करो ताकि अगला वीडियो जल्दी आ सके। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि हु हाउ क्लास 9 एनाइलेशन स्टॉर्म को ब्लास्ट करा देता है। अब आगे देखेंगे। यह यह क्या है? गोनू की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। आखिरकार उसने देखा कि वह रोशनी किस चीज से निकल रही थी। वह एक स्टेशनरी शेल था। एक क्लास 8 सोल इंजीनियर होने के नाते गोनू हर तरह के सोल टूल्स बनाने में निपुण था। वह तुरंत पहचान गया कि वह शेल क्या थी। उसकी आवाज कांपते हुए निकली, एक क्लास 9 स्टेशनरी शेल। जैसे ही उसने ये कहा, वह तुरंत मुड़ा और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। उस पल उसे अपने माता-पिता पर अफ़सोस हुआ कि उन्होंने उसे केवल एक जोड़ी टाँगें दी थीं। लेकिन उसी क्षण गोनू को अचानक लगा कि उसके आसपास की सारी चीज़ें धुंधली और अवास्तविक हो गई हैं। पूरा स्थानिक आयाम स्पेशल डायमेंशन मानो एक झटके में फट गया हो। इसमें उसका क्लास 8 प्रोटेक्टिव सोल बैरियर और इनविंसिबल बैरियर भी शामिल था। गोनू स्तब्ध रह गया। उसे केवल इतना महसूस हुआ कि उसका शरीर और आत्मा हवा में उड़ रही है और ऊंचाई पर और ऊंचाई पर। उसके आसपास की हर चीज अवास्तविक थी। नीचे एक अभूतपूर्व तेज रोशनी चमक रही थी, जिसने उसकी विकृत वास्तविकता को और भी असली बना दिया। और फिर उसे कुछ भी पता नहीं चला। क्लास 9 स्टेशनरी शेल्स को सबसे विनाशकारी क्लास 9 सोल टूल्स माना जाता था। इसका कारण यह था कि एक क्लास 9 स्टेशनरी शेल बनाना बेहद कठिन था। निर्माण प्रक्रिया में यह चिंता नहीं करनी पड़ती थी कि शेल अपनी विस्फोटक ऊर्जा सहन कर पाएगी या नहीं। इसलिए क्लास 9 स्टेशनरी शेल्स चरम विनाश का प्रतीक थीं। सरल शब्दों में कहें तो एक क्लास 9 स्टेशनरी की शक्ति एक अल्टीमेट डोलुओ के पूर्ण आक्रमण के बराबर होती थी, बल्कि उससे अधिक क्षेत्र को कवर कर सकती थी। गोनू कमजोर नहीं था, वह एक क्लास 8 सोल इंजीनियर था। लेकिन इतने करीब से थे एक क्लास 9 शेल के सामने उसका कोई मौका नहीं था। अनाहिलेशन स्टॉर्म। यहाँ तक कि हुओ युहाओ भी इस स्टेशनरी शेल की वास्तविक शक्ति नहीं जानता था। उसने इसे चुराया था, इससे पहले कि नंगोंग वान उसे इसके बारे में चेतावनी दे पाता। अब वह शेल, जिसे होली गोस्ट चर्च ने कभी बड़ी मेहनत से प्राप्त किया था, अपनी पूरी शक्ति से फट पड़ा। पहला चरण था एक भयावह विस्फोट, जिसके बाद अत्यधिक तापमान और भारी दबाव उत्पन्न हुआ। विस्फोट के दौरान शेल के भीतर से सूक्ष्म बेयरिंग्स निकल गए। प्रत्येक बेयरिंग एक नाखून के आकार की थी। वे विस्फोट के साथ बहुत तेजी से बिखर गई। वे लगभग किसी भी चीज को भेद सकती थीं, लेकिन जैसे ही वे धातु को छूतीं, उससे चिपक जातीं। उन्हें मेटल बॉम्ब्स कहा जाता था। जो क्लास सोल टूल्स थीं, हालांकि वे स्टेशनरी सोल टूल्स थी और केवल एक बार इस्तेमाल की जा सकती थीं, मेटल बॉम्ब्स विशेष रूप से सोल टूल्स को नष्ट करने के लिए जानी जाती थीं। उन्हें गोल्डन फ्यूजन क्रिस्टल्स नाम का दुर्लभ धातु से बनाया जाता था। यह धातु अधिकांश अन्य धातुओं के साथ मिल सकती थी। सोल इंजीनियर्स इस विशेष गुण का उपयोग करके इन क्रिस्टलों पर हाई एक्सप्लोसिव कोर फॉर्मेशंस अंकित करते थे। जब ये क्रिस्टल किसी अन्य धातु को छूकर उससे जाते, तो उनमें निहित हाई एक्सप्लोसिव कोर फॉर्मेशन सक्रिय हो जाते, क्योंकि क्रिस्टल अब धातु के अंदर होते थे, विस्फोट धातु के भीतर होता, जिससे धातु टुकड़े टुकड़े हो जाती और चारों ओर बिखर जाती, जिससे और अधिक नुकसान होता। इन्हीं द्वितीयक विस्फोटों के कारण इस क्लास 9 शेल को एनाहिलेशन स्टॉर्म कहा गया था। इस एनाहिलेशन स्टॉर्म को बनाते समय कुल 1080 मेटल बॉम्ब्स तैयार की जाती थीं, जिन्हें शेल के भीतर रखा जाता था। उसके बाद गोल्डन फ्यूजन क्रिस्टल्स का प्रयोग कर एक सुरक्षात्मक परत बनाई जाती थी, ताकि मेटल बॉम्ब्स किसी धातु को न छू सकें। यह परत एक वैक्यूम होती थी जिसमें स्पेशल पावर होती थी। यह कार्य केवल अत्यंत जटिल कोर फॉर्मेशंस की सहायता से संभव था। बाहरी सतह पर मजबूत डिफेंसिव कोर फॉर्मेशन स्थापित की जाती और भीतर विस्फोटक तथा सहायक कोर फॉर्मेशंस जोड़े जाते। परिणामस्वरूप बनता था यह एनाइलेशन स्टॉर्म। जब यह फटा तो इसका पहला विस्फोट एक साधारण क्लास 9 हाई एक्सप्लोसिव स्टेशनरी शेल के समान था। उसके बाद इसके भीतर की मेटल बॉम्ब्स 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गई और किसी भी धातु से टकराते ही दूसरा विस्फोट उत्पन्न करने लगी। इस प्रकार जहां अधिक धातुएं मौजूद होती, वहां ये एनाहिलेशन स्टॉर्म और भी शक्तिशाली हो जाता। हालांकि इसकी मूल विस्फोटक शक्ति उन स्टेशनरी शेल से थोड़ी कम थी, जिन्हें सन मून एम्पायर ने मिंगडो माउंटेन रेंज पर उपयोग किया था। हालांकि होयुहा को इस एनाइलेशन स्टॉर्म की वास्तविक शक्ति का ज्ञान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि इसका संबंध धातु से है। इस बार उसका लक्ष्य था
सोल फॉर्मेशन, और उसके पास इससे बेहतर विकल्प नहीं था, इसलिए उसने इसे यहीं पर छोड़ा। यहाँ तक कि होयोहाव ने भी नहीं सोचा था कि उसका ये निर्णय इतना सही साबित होगा। भयानक सोल फोर्ड के तहत पूरा सोल फॉर्मेशन मानो उच्च तापमान और दबाव का समुद्र बन गया। विशाल धमाकों की गूंज चारों ओर फैल गई। ये एक क्लास 9 स्टेशनरी शेल था, इतना भयावह कि देखने वाला भी कांप उठे। गोनू ने मरने से पहले जो सही काम किया था वह था अपने सैनिकों को लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन सक्रिय करने का आदेश देना। सेकंड सोल इंजीनियर लीजन का सोल फॉर्मेशन तुरंत उस लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन से घिर गया। जब यह रक्षा फॉर्मेशन सक्रिय किया गया तो इसे मिल्क बॉटल्स द्वारा सोल पावर प्रदान की जाती थी। अगर इसे लंबे समय तक चलाना हो तो सोल मास्टर्स को अपनी शक्ति इसमें डालनी पड़ती थी। इसलिए अनाहिलेशन स्टॉर्म का विस्फोट मानो लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन के भीतर ही हुआ। इस फॉर्मेशन की शक्ति भले ही बहुत थी, लेकिन ये केवल बाहरी हमलों को रोकने के लिए बनाई गई थी, भीतर से नहीं। लगभग सभी सोल इंजीनियर्स तुरंत मारे गए। उनकी औसत शक्ति केवल 3 रिंग थी। वे अनाहिलेशन स्टॉर्म की शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे। मेटल बॉम्ब्स फॉर्मेशन के अंदर ही फंस गईं और चारों ओर बिखर गईं। और फॉर्मेशन के भीतर हर जगह क्या था? सोल टूल्स, और वे सब धातु से बने थे। मेटल बॉम्ब्स और धातु एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए ये विस्फोट और भी घातक हो गया। केवल कुछ दुर्लभ धातुएं ही इसका प्रतिरोध कर सकती थी। लेकिन सेकंड सोल इंजीनियर लीजन के सोल टूल्स सन मून एम्पायर के सर्वश्रेष्ठ नहीं थे। वे इतनी दुर्लभ धातुओं से नहीं बने थे। अचानक वे मेटल बॉम्ब्स अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। अगले ही पल दूसरा विस्फोट हुआ। लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन ढह गया। धातु के टुकड़े चारों दिशाओं में उछल गए। रक्षा फॉर्मेशन का उपयोग बाहरी हमलों को रोकने के लिए किया जाता है, न कि उन्हें अंदर रोकने के लिए। इसने पहले विस्फोट को कुछ देर तक रोके रखा, लेकिन जैसे ही सभी सोल टूल्स नष्ट हुए, फॉर्मेशन भी टूट गया। आसपास के तंबू चिथड़े-चिथड़े हो गए। धातु के टुकड़े 1 किलोमीटर से भी अधिक दूर तक उड़ गए। उस क्षेत्र में शायद ही कोई सैनिक जीवित बचा। कुछ ही सेकंडों में सन मून एम्पायर के बेस में एक विशाल दरार बन गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरा बेस हिल उठा। जहां इवल सोल मास्टर्स तैनात थे, वहां सब अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। उन्होंने दूर चमकती हुई रोशनी देखी। अचानक पूरे बेस में चेतावनी के सायरन गूंजने लगे। विभिन्न सोल फॉर्मेशंस में लिंक डिफेंसिव फॉर्मेशन सक्रिय हो गए। रात में वे अत्यंत उज्जवल दिखाई दे रहे थे। जोंगली वू भी अपने तंबू से बाहर आया। दूर चमकती रोशनी देखकर वह भी चौंक गया। क्या हो रहा है? वह कौन सी जगह है? जोंगली वू ने ऊंची आवाज में पूछा। इवल सोल मास्टर्स बहुत संगठित थे। कई सोल मास्टर्स तुरंत जोंगली वू की ओर इकट्ठे हो गए। हो यू हाउ ने अनुमान लगाया कि वहां लगभग 40 सोल मास्टर्स थे। टाइटल डोलुओ को छोड़कर बाकी सभी कम से कम सोल एम्परर्स थे। तांग्या भी अपने तंबू से बाहर आई। उसका चेहरा हमेशा की तरह शांत था। स्कॉर्पियन टाइगर डोलुओ जैंगपेंग उसके पास खड़ा था, बेहद गंभीर नजर से सामने देखता हुआ। जोंगलू शांत स्वर में बोला, एनिमी अटैक, सभी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मेरी अनुमति के बिना समूह से अलग मत होना। दूर से चीखें सुनाई देने लगीं। हेवनली स्पिरिट सिटी के ऊपर का आकाश चमक उठा। अनगिनत सोल मास्टर्स के शरीर से प्रकाश निकल रहा था। वे क्षितिज पर चमकने लगे। यह था हेवनली सोल एम्पायर का जवाबी प्रहार। पूरा आकाश अचानक से जगमगा उठा, मानो रात का अंधकार दिन के उजाले में बदल गया हो। हजारों सोल मास्टर्स हवा में उठ चुके थे। उनके शरीरों से निकलती आत्मिक शक्ति की लहरें आसमान को थर्रा रही थीं। दूर से ही उनकी सम्मिलित ऊर्जा एक विशाल प्रकाश वृत्त का निर्माण कर रही थी, जो हेवनली स्पिरिट सिटी की दिशा से सन मून एम्पायर के सैन्य अड्डे की ओर बढ़ रही थी। जोंगली वू की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी तीव्र आध्यात्मिक शक्ति ने सामने के दृश्य का विश्लेषण किया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हेवनली सोल एम्पायर के सोल मास्टर्स ने पूर्ण आक्रमण शुरू कर दिया था। हम पर हमला हुआ है, जोंगली वू ने ठंडे स्वर में कहा। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था। किसी ने हमारी सेकंड सोल इंजीनियर लीजन को नष्ट कर दिया है। टांग्या की आंखों में हल्की सी चमक आई, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी निगाहें दूर उस दिशा में टिकी थीं जहां अभी-अभी अनाहिलेशन स्टॉर्म फटा था। ज़ांगपेंग ने दांत भींचते हुए कहा, यह जरूर कोई शक्तिशाली दुश्मन है। इतनी दूर से कोई साधारण सोल इंजीनियर ऐसा नहीं कर सकता। मास्टर जोंगली, क्या हमें पलटवार करना चाहिए? जोंगली वू ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस ठंडा आत्मविश्वास। जल्दी मत करो। पहले स्थिति का अंदाजा लगाओ। अगर यह किसी एक व्यक्ति का हमला है,
तो वह अब तक जिंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर यह किसी संगठन की योजना है, तो हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उसी समय दूर से एक और विस्फोट की गड़गड़ाहट सुनाई दी, पहले से कमजोर लेकिन फिर भी भयानक। ये एनाइलेशन स्टॉर्म के दूसरे चरण के प्रभाव थे, जहां धातु के टुकड़े अब भी प्रतिक्रिया कर रहे थे। आसमान में लपटें उठ रही थीं और सनमून एम्पायर के सैनिक भागते हुए व्यवस्था बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। परंतु उस क्षेत्र में जहां सेकंड सोल इंजीनियर लीजन थी, अब कुछ भी जीवित नहीं बचा था। केवल जली हुई धरती और पिघली हुई धातु का सागर रह गया था। एल्डर सॉन्ग की आवाज होयुआओ के मन में गूंज उठी। युहाओ सफल हो गया, पूरा लीजन मिट गया है। होयुहाओ ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था, संतोष और अपराध बोध का मिला जुला रूप। उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन अब भी पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी। उसने देखा कि सन मून एम्पायर के भीतर अफरा तफरी मची हुई थी। अब हमारा समय है। टीचर शाओया को बचाओ और फिर हम स्पेक्ट्रल डेमीप्लेन में लौटेंगे। उसने अपने साथियों को मानसिक संकेत भेजा। तुरंत ही एल्डर सॉन्ग, यन शाओजे और बाकी सभी कार्यवाही के लिए तैयार हो गए। हो युहाओ का शरीर हल्का नीला प्रकाश छोड़ने लगा। यह उसकी स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन डोमेन का प्रभाव था। पूरा वातावरण अचानक स्थिर सा हो गया, मानो हवा भी रुक गई हो। सन मून एम्पायर का अड्डा जल रहा था और इसी अफरा तफरी के बीच हो युहाओ और उसकी टीम ने अपनी चुपचाप घुसपैठ शुरू की। दूसरी ओर जोंगली वू ने दूर की दिशा में गहन दृष्टि डाली। उसकी आंखों में एक ठंडी घातक चमक थी। चाहे जो भी हो, वह बुदबुदाया, जो हमारी सेना को चुनौती देगा वह नष्ट हो जाएगा। आसमान में गूंजती विस्फोटों की गड़गड़ाहट के बीच डोलुओ कॉन्टिनेंट का युद्ध एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। अनाहिलेशन स्टॉर्म के साथ आरंभ हुआ। यह प्रलय अब पूरे महाद्वीप की नियति को बदलने वाला था। जोरोंगली वू आश्चर्यचकित था। जितना वह देख सकता था, आसमान में 3000 से अधिक सोल मास्टर्स उड़ रहे थे, जिसका मतलब था कि हेवनली सोल एम्पायर की मुख्य सेना के हर वह व्यक्ति जो फ्लाइंग टाइप सोल टूल्स का इस्तेमाल कर सकता था, वहां मौजूद था। क्या हेवनली सोल एम्पायर ने अंतिम कोशिश शुरू कर दी थी? थर्ड एल्डर तेजी से जोंगली वू के सामने आया और धीमे स्वर में बोला, सुप्रीम लीडर, यह विस्फोट शायद दूसरे सोल इंजीनियर लीजन के इलाके से हुआ है। विस्फोट की तीव्रता और हवा में सोल पावर के उतार चढ़ाव को देखते हुए यह बहुत संभव है कि यह एक स्टेशनरी सोल कैनन शेल का विस्फोट हो। जोंगली वू हैरान और क्रोधित दोनों था। क्या स्टेशनरी सोल कैनन शेल? क्या सन मून एम्पायर ही एकमात्र नहीं था जिसके पास इतना विनाशकारी हथियार था? हेवनली सोल एम्पायर के पास ये कैसे आया? और अगर था भी, तो उन्होंने इसे हमारे कैंप में कैसे दाग दिया? हमारे सर्वेलेंस सोल टूल्स का क्या हुआ? बेशक उसके आसपास खड़े किसी भी इविल सोल मास्टर के पास इन सवालों के जवाब नहीं थे। होयुहाओ अन्य इविल सोल मास्टर्स के बीच नंगोंग वान की तरह खड़ा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान ठंगया पर था। वह मौके का इंतजार कर रहा था, और ये मौका धीरे धीरे उस भयानक विस्फोट और हेवनली सोल एम्पायर के हमले के बाद बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक अंतिम निर्णायक युद्ध की शुरुआत थी। सन मून एम्पायर की प्रतिक्रिया तेज थी। हालांकि यह विस्फोट सबको अचानक झटका दे गया, लेकिन पूरा कैंप तुरंत हरकत में आ गया। आदेश पर आदेश जारी होने लगे और मार्शल लिन हाई पहले ही कमांड टेंट में पहुंच चुका था और अपनी सेना का निर्देशन कर रहा था। बाकी 4 सोल टूल फ्रंट्स पर विस्फोट का कोई असर नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी लिंक्ड डिफेंसिव फॉर्मेशन सक्रिय कर ली और साथ ही अपनी लिंक्ड ऑफेंसिव सोल टूल्स को चार्ज करना शुरू कर दिया, ताकि युद्ध के लिए तैयार रहें। जब सन मून एम्पायर ने इस इलाके में अपना बेस बनाया था, तब उन्होंने पहले ही एक लंबा युद्ध चलने की संभावना के अनुसार तैयारी कर रखी थी। उन्होंने हेवनली स्पिरिट सिटी से कई दर्जन किलोमीटर की दूरी पर डेरा डाला था। सिर्फ कुछ विशेष स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स ही इतनी दूर तक पहुंच सकते थे, इसलिए उनकी लिंक्ड ऑफेंसिव फॉर्मेशंस भी उस दूरी को पार नहीं कर सकती थी। उन्हें हेवनली सोल एम्पायर के शक्तिशाली योद्धाओं के उनकी सीमा में आने का इंतजार करना था, ताकि वे पलटवार कर सकें। एक संदेशवाहक तेजी से भागता हुआ आया और बोला, इंपीरियल ट्यूटर, कमांडर लिन हाई ने आपको कमांड टेंट में चर्चा के लिए बुलाया है। जोंगली वू ने सिर हिलाया और कहा, कृपया मेरे साथ चलिए। कॉन्सिक्रेट्स, बाकी सभी यहीं रहें। जब तक अत्यंत आवश्यक न हो, कहीं मत जाना। यस, इविल सोल मास्टर्स के समूह ने झुककर उत्तर दिया। जोंगली वू 6 कॉन्सिक्रेट्स के साथ, जिनमें स्कॉर्पियन टाइगर डुलू भी शामिल था, तेजी से कमांड टेंट की ओर बढ़ा। बाकी सभी इविल सोल मास्टर्स वहीं रहे, जिनमें थांग या भी थी। हो युहाओ ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि
जोंगलीवू थांगया को अपने साथ नहीं ले गया, उसे अपना अवसर आता दिखाई दे रहा था। वहाँ 30 से अधिक ईवल सोल मास्टर्स थे। इस समूह में 4 टाइटल डोलो थे, जिनमें हो यू हाओ भी शामिल था, जो मैस्करेड डोलू रूप में छिपा हुआ था। नांगोंग वान, थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर। इसका मतलब था कि असली दुश्मन केवल थर्ड और फोर्थ एल्डर्स थे। बाकी में थांगया सबसे शक्तिशाली थी। भले ही वहाँ कुछ सोल डोलू थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। हेवनली स्पिरिट सिटी के ऊपर आकाश में गूंजती युद्ध की गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं, जैसे वहां केवल उड़ते सोल मास्टर्स ही नहीं, बल्कि पूरी सेना जमीन से भी आगे बढ़ रही हो। सन मून एम्पायर ये नहीं समझ पा रहा था कि हेवनली सोल एम्पायर ने रात के समय हमला करने का निर्णय क्यों लिया, क्योंकि रात का समय उनके फुट सोल्जर्स के लिए अनुकूल नहीं था। साथ ही सन मून एम्पायर के पास कई सोल टूल फ्रंट्स थे, और वे इतने शक्तिशाली थे कि अगर कोई टाइटल डोलू भी उन पर सीधा हमला करता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। हेवनली सोल एम्पायर को हेवनली स्पिरिट सिटी की सुरक्षा के बिना उन तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। फिर भी सन मून एम्पायर ने दुश्मन को हल्के में नहीं लिया। दूसरे सोल इंजीनियर लीजन के कैंप में हुआ वह विशाल विस्फोट सबको चौंका देने के लिए काफी था। अगर हेवनली सोल एम्पायर ये कर सकता था, तो वे और क्या कर सकते थे? हुओ युहाओ ने अपनी आंखों से नांगोंगवान को इशारा किया और नांगोंगवान ने हल्के से सिर हिलाया। कोई नहीं जानता था कि यह विशाल विस्फोट क्या था, लेकिन नांगोंगवान को इसका थोड़ा अंदाजा था। बस वो ये नहीं समझ पा रहा था कि हुईहाओ ने स्टेशनरी सोल कैनन शेल को दूसरे सोल इंजीनियर लीजन के कैंप में कैसे पहुंचाया। एक सूक्ष्म स्पिरिचुअल पावर की लहर हुईहाओ तक पहुंची और उसके शरीर में समा गई। स्पिरिचुअल पावर निराकार होती है, इसलिए उसे किसी के द्वारा देखा जाने का डर नहीं था। उसने उस लहर को वापस लिया और अपनी आत्मा को पुनर्जीवित महसूस किया। लिंक डिफेंसिव डोम ने उसकी मदद की थी, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल अवतार मुश्किल से आकाश में उठ पाया था, इससे पहले कि एनाहिलेशन स्टॉर्म फट पड़ा। गोनू ने लिंक्ड डिफेंसिव डोम को सक्रिय करने का आदेश दिया, जिसने विस्फोट की पहली लहर को रोक लिया और हुओयुहाओ के स्पिरिचुअल अवतार को बच निकलने और लौट आने का अवसर दिया। सेकंड ब्रदर, मुझे कुछ लेने जाना है, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, हुओयुहाओ ने नंगोंग वान से कहा। नंगोंग वान ने सिर हिलाया और कहा, जाओ, जल्दी वापस आना। यस, होयुहाव ने उत्तर दिया और अपनी टेंट की ओर बढ़ गया। चारों एल्डर्स इस समूह की निगरानी कर रहे थे। हालांकि जोंगली वू ने उन्हें यहीं रहने का आदेश दिया था, लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि वे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। मैस्करेड डोलू एक एल्डर था, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। एल्डर्स के बीच का संबंध कॉन्सेक्रेट्स से अलग था। कॉन्सेक्रेट्स में कुछ इविल सोल मास्टर्स थे, तो कुछ बाहरी शक्तिशाली सोल मास्टर्स। हालांकि उनका दर्जा ऊंचा था, लेकिन आपसी संबंध गहरे नहीं थे। एल्डर्स अलग थे। वे सभी होली गोस्ट चर्च में साथ बड़े हुए थे और दशकों से साथ थे, कुछ तो 100 साल से भी अधिक। वे एक दूसरे के साथ घनिष्ठ थे। मैस्करेड मैस्कुलो पूरी तरह इस समूह में नहीं घुला था, लेकिन फिर भी उनके साथ सौहार्दपूर्ण था। इसलिए थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर ने कुछ नहीं कहा। होयुहाओ तेजी से अपनी टेंट की ओर गया और पल भर में लौट आया। नंगोंग वान ने उसे देखा और हल्के से सिर हिलाया, लेकिन किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। सनमून एम्पायर के सैनिक पूरी तरह सक्रिय हो गए। सेना तेजी से इकट्ठी हुई और कमांड टेंट से आदेश लगातार जारी हो रहे थे। सनमून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स सोल टूल फ्रंट्स पर एकत्रित हो रहे थे, यहां तक कि कुछ आकाश में भी दिखाई दिए। हालांकि उनकी संख्या हेवनली सोल एम्पायर से कम थी, लेकिन सभी जानते थे कि सोल इंजीनियर्स को युद्ध क्षेत्र में सोल मास्टर्स पर बढ़त प्राप्त होती है। वे अपनी लिंक सोल टूल्स के साथ एक संगठित शक्ति थे। एनाइलेशन स्टॉर्म द्वारा उत्पन्न विस्फोट अब शांत होने लगा था। इस भयावह विस्फोट ने सन मून एम्पायर के मुख्य कैंप का लगभग एक चौथाई हिस्सा निगल लिया था। हालांकि केवल विस्फोट के केंद्र के पास वाले क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस विस्फोट ने पूरे शिविर में अफरा तफरी और भय फैला दिया था। कमांड टेंट को न केवल अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार करना था, बल्कि सैनिकों को शांत करना और घायलों की देखभाल भी करनी थी। पूरा सन मून एम्पायर का कैंप अव्यवस्थित दिख रहा था। थर्ड एल्डर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह अजीब है। हमारी ही सेना के कैंप में स्टेशनरी सोल कैनन शेल कैसे फट गया? क्या ये कोई दुर्घटना थी? फोर्थ एल्डर ने पूछा। थर्ड एल्डर ने सिर हिलाया और उसे तिरस्कार से देखा। तुम कुछ नहीं जानते। दूसरे सोल इंजीनियर लीजन के पास स्टेशनरी सोल कैनन शेल रखने की अनुमति नहीं है, तो वह गलती से कैसे फट सकता है?
यहाँ तक कि बीस्ट रैंक सोल इंजीनियर लीजेंड्स के पास भी अधिकतम एक होता है और वह सख्त सुरक्षा में रहता है। हमारे कैंप में तो एक भी नहीं है, क्योंकि वे दोनों बीस्ट रैंक लीजेंड्स अपनी इकाइयाँ पिछली लड़ाई में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो फिर ये क्या हो रहा है? फोर्थ एल्डर ने भ्रमित होकर पूछा, क्या हमारे सख्त सुरक्षा घेरे के बावजूद कोई जासूस अंदर घुस आया है? मुझे नहीं लगता कि किसी में इतनी क्षमता है। नंगोंग वान ने उचित समय पर कहा, जब ओल्ड सेवन और मैं हेवनली सोल एम्पायर के चारों ओर घूम रहे थे तो हमने देखा था कि श्रेक एकेडमी के लोग वहां दिखाई दिए। क्या ये वही लोग हो सकते हैं? लगता है इस बार हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक सोल इंजीनियर लीजन यूं ही गायब हो गया। अभी तो ये नहीं बताया गया कि कितने सामान्य सैनिक मारे गए हैं। थर्ड एल्डर और भी गंभीर हो गया। अब समझ में आता है कि सुप्रीम लीडर ने हमें बाहर जाने से क्यों रोका है। नहीं तो मैं खुद जाकर देखता कि वह स्टेशनरी सोल कैनन शेल कैसा। नंगोंगवान बोला, सुप्रीम लीडर ये सब हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, तुम्हें इतना बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है। थर्ड एल्डर ने अन्य इविल सोल मास्टर्स की ओर देखा। उसकी नज़र मिलते ही सबने तुरंत सिर झुका लिया, सिवाय तंग्या के। हो युहाओ ने कहा, सेकंड ब्रदर, क्यों न मैं कमांड की ओर जाकर देख लूं कि आखिर हो क्या रहा है। नांगोंगवान ने उत्तर दिया, जाओ। लेकिन सुप्रीम लीडर शायद अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए सावधान रहना। यस, हो युहाओ ने उत्तर दिया और कमांड टेंट की ओर चल पड़ा। इविल सोल मास्टर्स जैसे वे लोग, विशेष रूप से वे जो टाइटल डोलू थे, सेना के शिविर में विशेष दर्जा रखते थे। हालांकि अभी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी, फिर भी किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। थर्ड एल्डर ने होयुहा को जाते देखा और टिप्पणी की, मैस्करेड इन दिनों काफी सामान्य लग रहा है। मुझे लगता है कि उसके साथ रहना अब पहले से आसान है। मैंने सुना है कि सुप्रीम लीडर की फटकार के बाद उसने लड़कियों को बर्बाद करना भी छोड़ दिया है। नंगोंगवान हंस पड़ा और बोला, शायद उसे डर लगने लगा है कि सुप्रीम लीडर उसे दंडित करेंगे। थर्ड एल्डर गुराया और बोला, उसे डर लगना सीखा है? यह पहली बार नहीं जब सुप्रीम लीडर ने उसे उसकी बुरी आदत के लिए टोका है। लगता है इस बार उसने उससे कोई वादा किया है। क्या तुम्हें पता है कि क्या? सेकंड ब्रदर? नंगोंगवान ने सिर हिलाया और कहा, यह मुझे नहीं पता। अगर जानना है तो उससे या सुप्रीम लीडर से पूछो। उसका सामान्य होना हमारे लिए अच्छी बात है। फोर्थ एल्डर हंस पड़ा और बोला, हाँ, वह तो हमारे भाइयों में सबसे अजीब था। हमेशा अपनी ही दुनिया में रहता था, अब सामान्य होना अच्छी बात है। अगर हम सब भाई एकजुट रहें तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही वह मुस्कुराकर बोल रहा था, थर्ड एल्डर ने अचानक भौहें सिकोड़ लीं और कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। क्या मौसम बदल रहा है? नांगोंगवान ने शक से उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम बूढ़े हो रहे हो? तुम्हें ठंड कैसे लग रही है? मुझे तो ठंड नहीं लग रही। बूम! बिना किसी चेतावनी के नांगोंगवान का शरीर अचानक जम गया और वह तोप के गोले की तरह आगे की ओर उड़ गया। उड़ते हुए वह 4 या 5 कमजोर इविल सोल मास्टर्स से टकराया और उन्हें भी दूर उड़ा दिया। हर कोई दर्द से चीख पड़ा, उनके मुंह से खून बहने लगा। उनके शरीर बुरी तरह मरोड़ गए थे और यह लग रहा था कि वे जीवित नहीं बचेंगे। सेकंड ब्रदर, थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर दोनों चौंक उठे। यह बदलाव इतना अचानक हुआ कि किसी को समझने का मौका नहीं मिला। एक धुंधली हरी परछाई लगभग तुरंत थर्ड एल्डर के पास प्रकट हुई और एक अत्यंत तीक्ष्ण ऑरा उस पर टूट पड़ी। थर्ड एल्डर चौंक गया, पूरी तरह असावधान। वह खुद को शक्तिशाली समझता था, लेकिन दुश्मन की सोल पावर की लहरें उसे इतनी बुरी तरह दबा रही थी कि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। उसने सहज रूप से अपने दोनों हाथ ताली की तरह मिलाए और अपनी क्लास 9 प्रोटेक्टिव सोल बैरियर और इनविंसिबल बैरियर को एक साथ सक्रिय किया। भयावह विस्फोटों की आवाज गूंज उठी जब उसकी क्लास 9 प्रोटेक्टिव सोल बैरियर फटकर बिखर गई। सुनहरी रोशनी उसकी इनविंसिबल बैरियर पर चमक उठी और ऐसा लग रहा था कि वह भी टूटने ही वाली है। इनविंसिबल बैरियर की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे केवल क्लास 7 स्तर पर बनाया जा सकता था। यह कमजोर सोल मास्टर्स के लिए ज्यादा उपयोगी था और उसी स्तर पर सबसे प्रभावी। लेकिन टाइटल डोलुओ के लिए और उनके खिलाफ इसकी प्रभावशीलता बहुत कम थी। वह हरी परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हुई। वह एल्डर सॉन्ग थी। एल्डर सॉन्ग ने एक ही प्रहार में थर्ड एल्डर की बाहरी रक्षा को तोड़ दिया। उसके हमले बिजली की तरह तेज थे और अनगिनत हरे साए उसे घेरने लगे। आकाश के दूसरी ओर सुनहरी लपटें फैल गई। गहरी, गूंजती हुई फीनिक्स की पुकारें सुनाई दीं जब फोर्थ एल्डर एक उज्ज्वल अग्नि गोले में घिर गया।
उसका नेदरवर्ल्ड स्वॉर्ड ऊपर नीचे उड़ रहा था, लेकिन वह बमुश्किल खुद को संभाल पा रहा था क्योंकि वह लगातार पीछे धकेला जा रहा था। उसी समय चारों ओर परछाइयां उभरी और उन्होंने तुरंत इविल सोल मास्टर्स पर हमला कर दिया, जो इतने हैरान थे कि एक पल के लिए वहीं जम गए। ये लोग बहुत अचानक प्रकट हुए थे। जैसे ही उन्होंने हमला किया, 6 या 7 इविल सोल मास्टर्स गंभीर रूप से घायल हो गए और नंगोंग वन के उठ जाने के साथ ही इविल सोल मास्टर्स की कुल शक्ति का लगभग एक तिहाई हिस्सा खत्म हो गया। ये अचानक हुआ हमला श्रेक एकेडमी की तरफ से था। कोयुहाव की योजना के अनुसार ये लड़ाई जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म होनी थी। जब वह अपनी टेंट में वापस आया था, तब वह अपने साथियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था। होली गोस्ट चर्च का सुप्रीम लीडर 6 कॉन्सेक्रेट्स को लेकर कमांड टेंट में गया था, जिससे यहाँ बचे इविल सोल मास्टर्स की कुल शक्ति काफी कमजोर थी। होयुहाव ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था? हेवनली सोल एम्पायर का हमला वास्तव में एक छलावा था। उनका उद्देश्य सन मून एम्पायर के सोलटूल फोर्ट से सीधी भिड़ंत करना नहीं था, बल्कि यह हमला तय समय के अनुसार केवल ध्यान भटकाने के लिए था। सब कुछ पूरी तरह से हो सके, इसके लिए हुयुहाव ने प्रिंसेस वेना से कहा था कि आज रात की कार्यवाही के 2 महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। पहला, समय का सही समन्वय, और दूसरा, हेवनली सोल एम्पायर को तब तक इंतजार करना होगा जब तक सनमून एम्पायर उस विस्फोट से उत्पन्न अराजकता में न फंस जाए। हेवनली सोल एम्पायर को तभी छलावा हमला शुरू करना था जब ये दोनों स्थितियां पूरी हो जाए। अगर विस्फोट नहीं होता तो यह हमला रद्द कर दिया जाता। योजना उम्मीद से भी ज्यादा सफल रही। जब हेवनली सोल एम्पायर ने देखा कि सनमून एम्पायर के कैंप में इतना शक्तिशाली विस्फोट हुआ है, तो वे बेहद प्रसन्न हुए। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने तो यहाँ तक प्रस्ताव रखा कि अब उन्हें मौका देखकर पूरा आक्रमण कर देना चाहिए। लेकिन वेना के नेतृत्व में अन्य उच्च अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हेवनली सोल एम्पायर तभी आक्रमण करता जब उसे पूर्ण विश्वास होता, क्योंकि वे बड़े नुकसान सहन नहीं कर सकते थे। हेवनली स्पिरिट सिटी के बाहर की यह सेना हेवनली सोल एम्पायर की आखिरी बची हुई ताकत थी। अगर वे इसे खो देते तो फिर कभी उभर नहीं पाते। हुओयुहाओ ने इमिटेशन का उपयोग करके सभी को अपनी टेंट से बाहर निकाला और अपनी फॉर्मिडेबल स्पिरिचुअल पावर की सहायता से यहाँ तक कि थर्ड और फोर्थ एल्डर्स जैसे शक्तिशाली टाइटल डोलो भी ये नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। बेशक, इसके लिए नंगोंग वान को अपना हिस्सा निभाना था। उन्होंने बातचीत के दौरान गुप्त रूप से अपनी सोल पावर जारी की और उनके पीछे एक बैरियर बना दिया ताकि उनके आसपास की अनुभूति सीमित हो जाए, जिससे श्रेक एकेडमी को अचानक हमला करने का मौका मिल सके। तो हुओयुहाओ क्या कर रहा था? उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। सनमून एम्पायर के कई वरिष्ठ अधिकारी और होली गोस्ट चर्च के सबसे शक्तिशाली सदस्य कमांड टेंट में एकत्रित थे, जो युद्धस्थल से अधिक दूर नहीं था। यदि सुप्रीम लीडर को जरा भी संदेह हो जाता और वह अपने साथियों को बचाने आता, तो उनकी पूरी योजना विफल हो जाती और उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती। इसलिए हुओयुहाओ कमांड टेंट की ओर गया ताकि वह बाहर एक स्पिरिचुअल बैरियर बना सके और बाहरी दुनिया से आने वाली सोल पावर अंडुलेशंस और आवाज़ों को पूरी तरह काट सके। ये काम एल्डर सॉन्ग और यान शाओजे जैसे लोग भी आसानी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें यह कार्य सोल पावर से करना पड़ता, जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता था। लेकिन होयुहाओ ने अपनी फॉर्मिडेबल स्पिरिचुअल पावर इमिटेशन, स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और अपनी अत्यंत शक्तिशाली नियंत्रण क्षमता के बल पर यह कार्य कहीं अधिक सरलता से पूरा कर लिया। होयुहाओ ने बाहर से तो शांत और सहज तरीके से निकलने का आभास दिया, लेकिन वास्तव में वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था। उसने बैटलफील्ड पर एक छिपा हुआ स्पिरिचुअल एवतार छोड़ दिया था और उसी के माध्यम से इमिटेशन का प्रयोग करके श्रेक के सभी लोगों को छिपाया। दूसरी ओर उसने कमांड टेंट के चारों ओर सबसे मजबूत स्पिरिचुअल बैरियर तैयार किया ताकि जोंगली वू को बाहर क्या हो रहा है इसका पता न चले। हुयुहाओ जानता था कि वह यह अवरोध अधिक देर तक बनाए नहीं रख सकता। अगर उसे आवाज और सोल पावर दोनों को काटना था तो उसे सब कुछ रोकना पड़ता। इस कारण कमांड टेंट के अंदर बहुत शांति हो जाती। जोंगली वू को थोड़ी देर तक कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर समय बढ़ा तो वह जरूर समझ जाएगा। श्रेक के अचानक हमले में थर्ड एल्डर और फोर्थ एल्डर तुरंत दबाव में आ गए। आखिर वे दो ट्रांसेंडेंट डोलू के सामने थे और एल्डर सॉन्ग तो रैंक 97 ट्रांसेंडेंट डोलू थी। उसकी अविश्वसनीय गति के साथ उसकी युद्ध शक्ति का अनुमान लगाना कठिन नहीं था। लेकिन इविल सोल मास्टर्स की एक खासियत थी, वे समान स्तर के सोल मास्टर से अधिक शक्तिशाली होते हैं।
इसलिए थर्ड और फोर्थ एल्डर्स पूरी तरह कुचले नहीं गए, भले ही वे स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में थे। थर्ड एल्डर के चारों ओर बिजली जैसी चमक वाला एक बैरियर फैल गया, जिसने एल्डर सॉन्ग के लगातार हमलों को रोक लिया। ये एक सोल टूल था जिसका उपयोग वह आत्मरक्षा के लिए करता था। थर्ड एल्डर का खिताब था डार्क लाइटनिंग डुलू। वह एक सोल इंजीनियर भी था। उसने अपने मार्शल सोल को अपने स्वयं के बनाए सोल टूल से मिलाया था, जिससे उसने एक अनोखी लड़ाकू शैली विकसित की थी। वह अपने सोल टूल्स के माध्यम से अपनी सोल स्किल्स की शक्ति को बढ़ाता था, और उसके सभी हमले डार्क लाइटनिंग की शक्ति से भरे होते थे। ये डार्क लाइटनिंग बिजली की प्रबल शक्ति के साथ साथ एक दुष्ट ऊर्जा भी समेटे थी। वह दुष्टता जो केवल मृत शरीरों से प्राप्त की जा सकती थी। जितनी अधिक मृत्यु होती, उसकी शक्ति उतनी ही बढ़ जाती। अनाइलेशन स्टॉर्म के विस्फोट में अभी अभी कई सोल इंजीनियर्स और सैनिक मारे गए थे, और उनकी सारी दुष्ट ऊर्जा आसपास ही फैली हुई थी। थर्ड एल्डर ने उसका कुछ हिस्सा अवशोषित किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर डार्क लाइटनिंग जारी किया और अनेक रक्षात्मक सोल टूल्स सक्रिय किए। तभी वह एल्डर सॉन्ग के तीव्र और विनाशकारी हमलों के बीच किसी तरह जीवित रह पाया। लेकिन थर्ड एल्डर भीतर ही भीतर कड़वाहट महसूस कर रहा था। ज्यादा समय नहीं बीता कि एल्डर सॉन्ग ने उसके 3 से शक्तिशाली सोल टूल्स में से एक को तोड़ दिया, और बाकी दो पर भी गंभीर क्षति पहुंची। इन नुकसानों ने उसे भीतर तक चोट पहुंचाई। फोर्थ एल्डर की स्थिति तो उससे भी खराब थी। फोर्थ एल्डर का खिताब था नेदरवर्ड डुलुओ, और उसका मार्शल सोल था नेदरवर्ड सोर्ड। पहले उसने थर्ड एल्डर के साथ मिलकर हुओ युहाओ को उसकी स्पिरिचुअल सी जलाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब उसके सामने था श्रेक एकेडमी के मार्शल सोल डिपार्टमेंट का डीन, ड्रैगन एम्पर डोलुओ मू एन का सबसे बड़ा शिष्य, और सी गॉड्स पवेलियन का अगला उत्तराधिकारी। यन शाओजे का कल्टीवेशन स्तर एल्डर सॉन्ग से एक रैंक नीचे था, लेकिन उसकी क्षमता कहीं अधिक थी। मुएन को उम्मीद थी कि एक दिन वह अल्टीमेट डोलुओ बनेगा, क्योंकि केवल अल्टीमेट डोलुओ ही सी गॉड्स पवेलियन के मास्टर बनने के योग्य थे। यन शाओजे का मार्शल सोल था रेडिएंट फीनिक्स, इसलिए उसका खिताब था रेडिएंट फीनिक्स डोलू। उसका रेडिएंट फीनिक्स प्रकाश और अग्नि का सम्मिलन था, जैसे बेबे का रेडिएंट होली ड्रैगन प्रकाश और बिजली का संयोजन था। भले ही उसका मार्शल सोल शुद्ध अल्टीमेट न था, लेकिन प्रकाश और अग्नि का संयोजन नेदरवर्ड डोलू की शक्तियों का परिपूर्ण प्रतिरोधक था। दोनों के कल्टीवेशन में बहुत अंतर था। नेदरवर्ड डोलो का चेहरा खून से लथपथ था, और वह बुरी तरह घायल हो चुका था। वह अपनी जान बचाने के लिए अपनी सोल पावर जला रहा था और अपनी सोल कोर को अधिकतम स्तर पर धकेल रहा था, ताकि किसी तरह यन शाओजे के हमलों को रोक सके। लेकिन अगर वह बच भी गया तो उसकी कल्टीवेशन इतनी गिर जाएगी कि फिर से संभलना मुश्किल होगा। श्रेक एकेडमी को इन दोनों लड़ाइयों में पूर्ण बढ़त मिल चुकी थी। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना, अगले वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।